नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रिलायंस का अभी 44th एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम कंडक्ट हुआ है 2 दिन पहले ही। आई एम श्योर कि आप सभी लोग आप अवेयर होंगे। अब देखिए, एज एन इन्वेस्टर तो हमें इंटरेस्ट होता ही होता है रिलायंस का एजीएम सुनने में कि कंपनी जो है क्या क्या अनाउंसमेंट कर रही है। लेकिन एज ए कंट्री भी ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हाल रहा, मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज से नहीं, बहुत पहले से ही। तो इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जब भी एजीएम होता है हर साल, तो सबकी जो है इस पे निगाहें होती हैं। केवल इन्वेस्टर्स की ही नहीं, बाकी और जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनके भी, चाहे वो पॉलिटिशियंस वगैरह हों। क्योंकि देखिए बहुत सारी जो पॉलिसीज़ है वो भी डिपेंड करती है गवर्नमेंट की, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो है पूरी इकॉनमी में फ्लो होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वजह से। इस वजह से यहाँ पे जो है जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी ने अभी क्या क्या अनाउंसमेंट करे हैं, जिससे कि आपको एज एन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में इससे फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। तो चलिए अब चल के देखते हैं वो क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट थे जो कंपनी ने करी है। तो अभी देखिए, जो सबसे पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है वो थी कोविड से रिलेटेड। क्योंकि देखिए जब सेकेंड वेव आया था तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, और जितनी भी सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसका उपयोग वहाँ पे रोक के वो सारे का सारा ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल में सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। और इंडिया में जो टोटल ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी उसका 11% जो ऑक्सीजन केवल रिलायंस इंडस्ट्री ने अकेले सप्लाई किया था। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको कंपनी ने यहाँ पे हाईलाइट किया है। उसके बाद सेकंड चीज़, यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल हाईलाइट किया था, जिसमें अगर कंपनी की रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने जो है इस साल 5,40,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो है रिवेन्यू कमाया है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और वहीं अगर कंपनी की मैं एबिटा की बात करूँ, यानी अर्निंग कितनी हुई है कंपनी की टैक्स से पहले, तो कंपनी ने 98,000 करोड़ का यहाँ पे जो है एबिटा कमाया है। अब देखिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई है कि कंपनी ने ये जो 98,000 करोड़ का जो प्रॉफिट कमाया है एबिटा, उसमें से 50% जो इनका है वो केवल इनके कंज्यूमर बिजनेस से आया है। कंज्यूमर बिजनेस क्या है, जो इनका रिटेल वगैरह है और जियो वगैरह है। देखिए इसको रिलायंस इंडस्ट्री अब धीरे धीरे काम कर रही है कि इनकी जो पेट्रोलियम वाली जो डिपेंडेंसी है, कि इनका मेजर जो रिवेन्यू और प्रॉफिट आता है वो पेट्रोलियम से आता है, उसको रिलायंस इंडस्ट्री धीरे धीरे कम करना चाहती है। और रिलायंस चाहती है कि इनकी जो मेजर अर्निंग आए वो इनके रिलायंस रिटेल और जियो वाले बिजनेस से आए। इस वजह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है अपने जो है बिजनेस को थोड़ा सा ऑयल एंड पेट्रोलिंग से कम करने के लिए। अब देखिए इस साल जो इनका प्रॉफिट आया उसका 50% इन्होंने अपने जो इनका कंज्यूमर बिजनेस है उससे कमाया है। अगेन ये एक बहुत ही अच्छा और काफ़ी सॉलिड हाईलाइट पॉइंट था। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बताया है कि इंडिया में अभी जो भी माइग्रेट, मतलब जो एक्सपोर्ट होता है बाहर में, जो इंडियन इकोनॉमी में कितना ये कंपनी योगदान दे रही है, तो इन्होंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री 6.8% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करती है ओवरऑल जो यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों में। चलिए अगेन ये बहुत ही अच्छा बड़ा जो नंबर है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। देखिए ये सब जानना इस वजह से ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप रिलायंस को होल्ड करने वाले हो अगले आने वाले 10 सालों के लिए, तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक कंट्री के लिए रिलायंस जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे इंडिया में। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो इन्होंने हाईलाइट करी है कि इस साल इन्होंने जो है 75,000 न्यू जॉब क्रिएट किए हैं पूरी इंडियन इकोनॉमी में। अगेन काफ़ी अच्छा नंबर है। इसके साथ साथ कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी कंपनी ने कितना पे किया है, तो 21,040 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्होंने जो है एक्साइज और कस्टम ड्यूटी पे किया है इंडियन गवर्नमेंट को। यही नहीं, 85,000 करोड़ के आसपास जो है इन्होंने जीएसटी पे किया है। अगेन बहुत ही बड़ा नंबर है। उसके साथ साथ अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ तो 3,213 करोड़ का यहाँ पे जो है इन्होंने इनकम टैक्स भी पे करा है, जो कि अगेन बहुत ही बड़ा नंबर है दोस्तों। इसके साथ साथ देखिए एक और ओवर हैंग यहाँ पे जो चल रहा था फोर्थ पॉइंट, सऊदी अरेमको के लेके। यहाँ पे देखिए बहुत ही एक तरीके से स्पेकुलेशन हो रहे थे कि क्या ये डील कैंसिल होने वाली है, क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि अभी आपको पता होगा जो इनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस है उसमें से जो 20% स्टेक है ये सऊदी अरेमको, जो कि एक सऊदीया कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, उसको ये बेचने वाले थे। तो और ये अगर मैं डील की साइज़ की बात करूँ तो $15 बिलियन की ये डील साइज़ है, बहुत बड़ी डील है दोस्तों। लेकिन अभी ये फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी। तो इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है मुकेश अंबानी जी ने कि इसी साल के अंत तक ये जो है डील पूरी की पूरी फाइनल हो जाएंगी और यहाँ पे पैसे आपको कंपनी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंपनी ने यहाँ पे फोकस किया है, या उसके बारे में बात की है, फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ। कंपनी के यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा फोकस है वो है ग्रीन एनर्जी पे। अब ग्रीन एनर्जी क्या होता है, जैसे एनर्जी को
जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, जैसे कि सोलर के वगैरह या वाटर वगैरह, इस सब से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए कंपनी इसमें कितना सीरियस है। अब ये इन्होंने क्या बोला है कि 60,000 करोड़ का यहाँ पे जो ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और इससे क्या करेंगे, इससे 4 जो है गीगा फैक्ट्रीज बनाएंगे। अब गीगा फैक्ट्रीज क्या होती है, जहाँ से जो है सोलर एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है। और ये कितना सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो ये बताते हैं 2030 तक ये जो है 100 गीगावाट यहाँ पे जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है कि 2030 तक इंडिया में टोटल 450 गीगावाट का यहाँ पे जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब देखिए 450 गीगावाट में से 100 गीगावाट केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज ही फोकस कर रही है, यानी इंडिया में जो टोटल जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होने वाला है उसका 20% यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेले जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाली है। अगेन बहुत ही बड़ा नंबर है दोस्तों। अब सोच के देखिए, अगर कंपनी पूरे देश का 20% यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तो इस कंपनी पे पूरे देश की कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी। और यहाँ पे जब इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है तो आप एक चीज़ मान सकते हो कि ये कंपनी भविष्य में कभी फेल नहीं होने वाली है, कभी बैंकरप्ट नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो हमारे देश की इकॉनमी पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, न जाने कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी, और ये सरकार कभी होने नहीं देगी। ये सारे फैक्ट मैं इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन आ जाए। इसके साथ साथ आने वाले 3 सालों में यही नहीं, देखिए अभी जो 60,000 का इन्वेस्टमेंट वो तो है, उसके अलग से यहाँ पे 75,000 करोड़ का यहाँ पे जो ये अगले आने वाले 3 सालों में ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और ये जो 75,000 करोड़ होगा ये रिलायंस अकेले नहीं करेगी, ये सऊदी अरमको के साथ मिलकर करेगी। तो ये जो ग्रीन एनर्जी वाला होगा ये इनका पेट्रोलियम से रिलेटेड ही होगा, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इस तरीके के प्रोसेस फॉलो करें जिससे कार्बन एमिशन वगैरह ये सारी चीज़ें कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी ये प्रोड्यूस कर पाएँ। चलिए ये सब सारी चीज़ें हो गई थोड़ा अरामको से रिलेटेड। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे जियो से रिलेटेड इन्होंने क्या अनाउंसमेंट करा है दोस्तों। अगर मैं जियो से रिलेटेड थोड़ा सा अनाउंसमेंट बताऊँ तो यहाँ पे ये गूगल के साथ मिलके यहाँ पे चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता यहाँ पे जो फ़ोन बनाने वाले हैं, और ये फ़ोन मामूली फ़ोन नहीं होगा, ये 5G फ़ोन होने वाला है। गूगल के साथ मिलके सबसे ज़्यादा चीपेस्ट सबसे सस्ता फ़ोन होने वाला है। और ये आएगा कब तक, तो ये दिसंबर में 10 सितंबर के आसपास ये बता रहे हैं कि ये फ़ोन हो सकता है लॉन्च भी होने वाला है। चलिए जियो के बाद यहाँ पे देखने की यहाँ पे जो इनका एक और बिजनेस सेगमेंट है रिलायंस रिटेल, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने क्या अनाउंसमेंट करा है, तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि रिलायंस रिटेल अभी जो इसका पूरा डेटाबेस यहाँ पे नॉर्मल रिलायंस के पास सेव रहता है, इसको ये गूगल के साथ पार्टनरशिप करने के बाद ये जो गूगल क्लाउड है वहाँ पे इसका सारा डेटा स्टोरेज चला जाएगा। तो अगेन इसको ये क्लाउड में माइग्रेट यानी शिफ्ट कर रहे हैं रिलायंस रिटेल को, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो सकता है यहाँ पे, और इफ़िशियंसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये रिलायंस रिटेल के लिए अगेन एक काफ़ी बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। और यही नहीं, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आने वाले 3 से 5 सालों में जो रिलायंस रिटेल का बिजनेस है वो इस टाइम जो अभी चल रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए किसी भी कंपनी का जब बिजनेस 3 गुना से बढ़ता है तो शेयर प्राइस उससे ज़्यादा ही बढ़ता है। तो अब शेयर प्राइस आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 टाइम्स तो होना ही होने वाला है, अगर यहाँ पे रिलायंस रिटेल का जो है बिजनेस ही 3 टाइम्स होने वाला है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो जियो मार्ट से रिलेटेड है, जियो मार्ट अब भी आपको पता होगा इनका एक डिजिटल मतलब एक तरीके से कह लीजिए आप इनिशिएटिव्स है, जहाँ पे ये जियो से रिलेटेड बहुत सारे इकोसिस्टम्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में लगभग नेक्स्ट 3 ईयर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 ईयर में लगभग इनके पास 1 करोड़ मर्चेंट होंगे जो जियो मार्ट से कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पे देखिए इससे बहुत सारा बिजनेस निकल के आएगा। और यही नहीं, बिजनेस के साथ साथ अगर मैं जॉब की बात करूँ तो 10 लाख जॉब यहाँ पे ये कंपनी क्रिएट करने वाली है जियो मार्ट आने वाले 3 सालों में, जो कि अगेन एक बहुत ही ट्रेमेंडस बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों ये। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे कंपनी ने थोड़ी सी अपनी कैपेसिटी बताई है कि ये कितना ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो अगला डिकेड होगा, जो आने वाला 10 साल है, उसमें ये कंपनी लगभग $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है टोटल, यहाँ पे जो है अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने के लिए डिजिटली और कंजम्पशन बिजनेस में। तो अगेन आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अनाउंसमेंट था। हालांकि मैं यहाँ पे एक ही जरूर बोलूँगा कि यहाँ पे जितने भी सारे अनाउंसमेंट हुए हैं वो कोई भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म नहीं है कि अभी आपको अगले क्वार्टर में ही देखने को मिल जाएंगे। शायद इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिलायंस के शेयर प्राइस में उतना ज़्यादा कुछ अप्रिसिएशन नहीं हुआ जैसे एजीएम आया, तो क्योंकि यहाँ पे जो जितने सारे टारगेट हैं सब के सब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, बहुत ही विजनरी टारगेट हैं।
और इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होगा इसको फुलफिल करना। अब देखिए पूरी इंडियन गवर्नमेंट बोलती है 450 गीगावाट का यहाँ पे जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें से अकेले 400 गीगावाट का ये जो है बोल रहे हैं कि हम प्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए बोलने में इतना आसान लग रहा है, करने में इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो लॉन्ग टर्म में देखिए कंपनी इतनी आसानी से सब कुछ अचीव नहीं कर लेगी, बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करना पड़ेगा। शायद इसी वजह से मार्केट भी देखिए आज इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ आने वाले नेक्स्ट जो 5-7 साल या इवन 10 साल होने वाले हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और यहाँ पे अगर मैं कुछ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात करूँ, जैसा मैं कुछ आर्टिकल वगैरह देख रहा था, तो कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे थे कि आने वाला जो डिकेड है, जो आने वाला 10 साल है, रिलायंस 20 से लेके 25% का CAGR से ग्रो कर सकता है। अब ये इनके बिजनेस की नहीं, इनके जो है मैं शेयर प्राइस की बात कर रहा हूँ। अब सोच के देखिए अगर आने वाले 10 सालों में कंपनी 25% का अगर आपको CAGR दे देती है तो आप कितना बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे बना सकते हो। तो अगेन एंड अगेन बोलूँगा, देखिए AGM काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत सारे अच्छे यहाँ पे पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुए हैं। मुझे तो स्पेशली देखिए काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। रिलायंस में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और मैं यहाँ पे रिलायंस में हर एक डीप में बाइंग करने के लिए सोच रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है। और सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे जो है आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक प्लेस डिजर्व करता है, आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो स्टॉप करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी जो मैंने आपको यहाँ पे सारे एक पॉइंट्स बताए हैं। आप इसको जस्ट आप ये ना सोचिएगा कि यार ये तो केवल फैक्ट्स बता रहा है, इससे कंपनी पे क्या इफेक्ट होने वाला है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि अगर आप ये सब सारे फैक्ट्स जानोगे तो आपको कंपनी पे कन्विक्शन आएगा, तभी आप किसी कंपनी को 10 ईयर के लिए 10 ईयर के लिए होल्ड कर पाओगे। देखिए बोलने के लिए बहुत आसान होता है कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रखा है, मैं आने वाले 5 साल के लिए 10 साल के लिए होल्ड करूंगा, लेकिन जब रियल टाइम सिनेरियो जाता है तो हम कभी भी उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। जब शेयर प्राइस गिरता है ना, मान लीजिए यहाँ से गिर के जब यहाँ आता है, यहाँ से गिर के जब यहाँ आता है, तो सबको डर लगने लगता है और सब के सब यहाँ पे जो है कोई लॉस बुक करके निकल जाता है और लोग यहाँ वहाँ देखने लगते हैं क्या करें अभी के, मतलब लॉस बुक कर लें या और खरीदें। लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहने में बहुत ईजी है, करने में बहुत ही कठिन होता है। ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। जब शेयर प्राइस गिरने लगता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है यार अब बेच के निकल जाए, कंपनी का बिल्कुल दिवालिया ना निकल जाए, कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए, शेयर इतनी तेज़ी से गिर रहा है, 50% गिर गया, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन अगर आपके कंपनी के बारे में आपने थोड़ा रिसर्च करा हुआ है, ये सब जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं कि अगर यहाँ पे आप सोचिए पूरे जो कंट्री में जो एनर्जी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है उसका 20% यहाँ पे ये कंपनी अकेले प्रोड्यूस करेगी। अब इतना अगर कैपेसिटी होगी इस कंपनी की तो ये कंपनी इतनी इजीली बैंकरप्ट नहीं हो सकती, राइट। एटलीस्ट गवर्नमेंट इसको खुद नहीं होने देगी बैंकरप्ट यार, क्योंकि इससे कितने लोगों की जॉब जाएगी। आप ये सोचो कंट्री के इकोनॉमी पे कितना बुरा इफेक्ट होगा इसका। तो ये सब सारी अगर चीज़ें आपको पता रहेंगी तो डेफिनेटली आपको एक कन्विक्शन आएगा इस कंपनी में होल्ड करने के लिए। वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।